हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम फिर एक बार आपके सामने हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। ठीक है, तो अगर आज तक आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था या बायोलॉजी आपको टफ लग रही थी, तो हम हैं यहाँ पर बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। मुझे लगता है कि हर एक बच्चा जो है वो एग्ज़ाम में, बायोलॉजी के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर ला सकता है, बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। आप एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्म करने के अलावा एक काम और कर सकते हैं बड़ा बेहतरीन, वो है चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर आप तक अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि क्या आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होंगे। तो बच्चा, आज का जो ये टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टिश्यूज़ के ऊपर। टिश्यूज़ ये पर्टिकुलर चैप्टर क्लास 9th में है और उतना ही लगभग क्लास 11th में भी है। तो अगर आप चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपका एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के वीडियो में हम सारे टिश्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो पार्ट करके वीडियोज़ में आएंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए हम एक दूसरा वीडियो लाएंगे और एनिमल टिश्यूज़ के वीडियो अलग अलग पार्ट में आएंगे। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इन टॉपिक्स के भी वीडियो फ्यूचर में चाहिए, तो हम और ऐसे वीडियोज़ के साथ आएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है टिश्यू। ठीक, तो टिश्यू में आगे बढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है। हाँ, हमको पता है, कैसे पता है, याद करें, सेल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो वहाँ स्क्लेडन एंड स्वान की एक थ्योरी थी, सेल थ्योरी, अगर आपको याद होगी तो उसमें यही तो पॉइंट बताया गया है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो हमें ये पता है और फिर आपको ये बेसिक क्लासेस, लोअर क्लासेस से ही पढ़ाया जा रहा है कि यही सब सेल्स हैं जो ग्रुपिंग करके बनाते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू ग्रुप करके बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म। तो ये बेसिक बात तो आपको सभी को पता है। तो टिश्यू और कुछ नहीं, वही ग्रुप ऑफ सेल्स ही हैं जो आप सभी को पता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो बेसिक, वो है टिश्यू के हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री से रिलेटेड 2 मिनट कुछ बातें हैं जो हम जान लेंगे टिश्यू के बारे में, फिर आगे इसमें और डिटेल पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, जो टिश्यू है, ये जो टर्म है, टर्म टिश्यू जो है, ये टर्म टिश्यू जो दिया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेवियर बाइचेट। ठीक है, इनका पूरा नाम वैसे मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बाइचेट है। तो अगर आप जेवियर बाइचेट भी लिखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो जो टर्म टिश्यू है वो दिया था जेवियर बाइचेट ने। एक्चुअली ये जो टिश्यू है ना बेटा, वो एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है जो आया है, एक फ्रेंच वर्ड जिसका नाम है टिश्यू से। टिश्यू, तो टिश्यू एक फ्रेंच वर्ड है, उससे ये आया है टिश्यूज। ठीक है, और इसका फ्रेंच में मतलब होता है टू वीव, बुनना। जैसे घर पे लोग स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, वैसे तो वीव करना, बुनना मतलब बुनकर हम कोई एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। वैसे ही टिश्यू हैं जिनको मिलाकर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, एक ऑर्गन तैयार करेंगे जो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और फिर एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है और ये टर्म दिया किसने था, तो एक साइंटिस्ट थे, मैरी फ्रैंकोइस जेवियर बाइचेट, या सिर्फ बाइचेट आप याद कर सकते हैं। बेटा ये वही साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, देखिए हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की पढ़ाई को हिस्टोलॉजी कहते हैं, जैसे सेल की पढ़ाई को साइटोलॉजी कहते हैं। आपने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है?
आप फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है बेटा, आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। हाँ, जिन्होंने पहले सेल ढूंढा था वही है, कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वैसे ही फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब कि जो टिश्यू की स्टडी है उसके फादर कौन कहलाते हैं, वो भी जेवियर बाइचेट ही कहलाते हैं। ठीक है, तो एक सवाल तो ये बनता है, कभी कभी परीक्षा में सवाल एक और बनता है बेटा, देखेंगे कंफ्यूजन होता है बहुत। एक दूसरा सवाल बनता है फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, एक दूसरा सवाल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है कि हिस्टोलॉजी के फाउंडर किसे कंसिडर किए जाते हैं, तो वो एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मार्सेलो मेलपीजी। तो मार्सेलो मेलपीजी कहिए, मेलपीजी कहिए, जो भी कहिए, स्पेलिंग यही रहने वाली है। तो मार्सेलो मेलपीजी का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि आपको क्लास 9th और क्लास 10th में कई जगहों पर मिलने वाले हैं। तो मार्सेलो मेलपीजी को कहा जाता है फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जेवियर बाइचेट हैं, और जबकि टर्म टिश्यू भी देने वाले जेवियर बाइचेट ही हैं। अब अगर बात करें कि टर्म हिस्टोलॉजी ये शब्द किसने दिया, तो टर्म हिस्टोलॉजी है ये दिया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल मेयर। शुरुआती 1800 सेंचुरी में इन्होंने 1819 के आसपास कार्ल मेयर ने टर्म हिस्टोलॉजी दिया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कौन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है, किसने टिश्यू टर्म दिया है, कौन फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कहलाता है, और हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया है। ठीक है, इतनी जब बातें हो जाती हैं तो अब हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल बेटा जो फिलहाल हमें पढ़ना है, फिलहाल हमें जो टिश्यूज पढ़ने हैं वो मुख्यतः प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में फिलहाल प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में भी खासकर हमें ह्यूमन टिश्यू ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो यही सब पढ़ना है हमें बस। तो देखेंगे बेटा, एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल। तो इस वीडियो में हम ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया कि हम एनिमल के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखेंगे कि बेटा जो टिश्यू होता है ऑब्वियसली बात है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं जो कि कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कई सारे सेल्स हैं जो इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं ताकि उससे जो स्ट्रक्चर बने टिश्यू वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करे, जो कि सेल जो है इंडिविजुअली शायद वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो ग्रुपिंग करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू अब उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो अब देखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं और जो एनिमल टिश्यू होते हैं दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग होने भी चाहिए। कारण क्या है कि प्लांट को अपना जो पूरा जीवन है वो एक स्टैटिक कंडीशन में बिताना है, एक जगह स्थिर होकर बिताना है, जबकि एनिमल्स को हियर एंड देयर मूव करना है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि प्लांट को जो है वो और भी कई कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करना है, जबकि प्लांट में ऐसा उतना कुछ नहीं है। तो अभी यहां पर प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करने वाले हैं, तो जो प्लांट टिश्यूज हैं होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटते हैं। प्लांट टिश्यूज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरे कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज। दूसरे कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ये किस बेसिस पे होते हैं इनकी भी बात करेंगे, ये क्या होते हैं इनकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को इन तीन रीजन में इन तीन पार्ट में बांट दिया है। किस बेसिस बांटा हम बात करेंगे। वहीं जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनको फर्दर दो सब कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इनको फर्दर दो सब कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होते हैं
सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, फिर सिंपल परमानेंट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो आप देखते रहें। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को फर्दर 3 तरीके में बांट दिया गया है, 3 क्लासेस में बांट दिया गया है। किसको बांट दिया गया बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू को। और वो कौन कौन से हैं? तो मुख्य प्रकार के जो सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट में हैं वो है पैरेनकाइमा, दूसरे हैं कॉलेनकाइमा, और जो एक तीसरे प्रकार का है उसका मैं नाम यहां लिख देता हूं। जो तीसरे प्रकार का है वो है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर जो है मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिन्हें हम पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 मुख्य प्रकार के टिश्यूज आएंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू ही पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब एक बार ये आप समझ लेंगे कि प्लांट टिश्यू को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। तो कभी किसी चीज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक बेसिस जरूर होता है। जैसे आप में से ही कई बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 9th के होंगे, अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। कई क्लास 11th के भी बच्चे हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हों। तो मैं कहता हूं कि अगर कुछ बच्चों को मैंने क्लास 9th में रख दिया और कुछ को क्लास 11th में रख दिया तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो कभी किसी चीज को हम जब क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो कुछ बेसिस होता है। ठीक है, जैसे क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि लगभग एक एज ग्रुप के हों, अराउंड 13-14 ईयर्स, और जो क्लास 11th में हो सकते हैं वो उनका एज ग्रुप एक समान हो सकता है 15-16 ईयर्स के आसपास। और क्या रीजन हो सकता है? और हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है, कि क्लास 9th के स्टूडेंट अभी 10th पास नहीं किए हैं, वो इतने क्वालिफाइड नहीं है कि उनको 11th वालों के साथ बैठाया जा सके। बाकी 11th वाले जो बच्चे हैं वो क्या कर चुके हैं, वो 10th पास कर चुके हैं, इसलिए उनको 11th में बैठाया गया है। तो ये कुछ रीजन है कि कुछ बच्चों को मैंने क्लास 9th में रखा और कुछ बच्चों को मैंने क्लास 11th में रखा। तो ऐसे ही हमेशा जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ रीजन होता है। जैसे हमने प्लांट टिश्यू को अगर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट कहा तो किस बेसिस पे इनको अलग किया? तो मैं कहता हूं कि जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब उन सेल्स की डिवाइडिंग कैपेबिलिटी पर, कि वो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं कि वो सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर वो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं तो फिर उन सेल्स से बनने वाला जो टिश्यू है उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब सेल्स जो है वो डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके हैं तो ऐसे सेल से बनने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, उनको जब हमने 3 पार्ट में बांट दिया है, 3 टाइप के हमने बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो वो फिर किस बेसिस पे होते हैं? तो आप बेटा बेसिस समझ लीजिए, फिर हम सीधे इनके कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो बेसिस समझिएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को किस बेसिस पे हमने 3 तरीके का बताया है। तो वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन इन प्लांट, कि पौधों में किस स्थान पर, किस जगह पर ये टिश्यूज मौजूद होते हैं। अगर पौधों में टॉप वाले पोजीशन पे, एपिकल पोजीशन पे मौजूद हैं तो ऐसे टिश्यू को हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर पौधों के साइड में मौजूद हैं टिश्यूज तो हम उन्हें लेटरल टिश्यू कहते हैं, और अगर वो नोड के बीच में है तो इंटरकैलरी। इसको फिर अभी समझाएंगे। परमानेंट टिश्यू को अगर हम कह रहे हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो रीजन क्या है? रीजन है कि सेल्स जो इस परमानेंट टिश्यूज को बना रहे हैं, जैसे वो तो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि ये अपनी एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड करने की। ठीक है, लेकिन वो जो सेल्स अपनी एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड करने की, अगर वो सारे सेल्स एक ही तरीके के हैं, एक ही स्ट्रक्चर के हैं, वो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक ही ओरिजिन से आए हुए सेल्स हैं,
तो ऐसे एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ जो परमानेंट टिश्यू है उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब कि इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू बना रहे हैं, इसमें सेल्स का स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर शेप अलग अलग हो सकते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी वो एक साथ हैं, ग्रुप बनाकर एक टिश्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो टिश्यू तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा ही, लेकिन जो उसके सेल हैं उन सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनका हो सकता है फंक्शन आपस में अलग अलग हो। तो ऐसे अलग अलग सेल से बनने वाले जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसी के एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम है। तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जैसे जाइलम के एलिमेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रेकाइड्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा, ऐसे फ्लोएम के फ्लोएम आपके सीव सेल्स, कंपेनियन सीव ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आपको दिख रहा ना कि ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं जो जाइलम और फ्लोएम बना रहे हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं। तो इनका शेप भी अलग है, यानी इनका फंक्शन भी थोड़ा अलग होता है। तो जब अलग अलग सेल से बनते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनकी हम बात अलग वीडियो में करेंगे। सिंपल क्या है, जो एक ही प्रकार के ऐसे सेल्स हैं जिनकी एबिलिटी तो समाप्त हो चुकी है, इन दोनों के केस में एबिलिटी उनकी डिवाइड करने की समाप्त हो चुकी है, लेकिन बस सेल जो है वो ओरिजिन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे सेल है। मान लीजिए कोई स्फेरिकल या ओवल शेप है, तो जितने भी सेल्स उस टिश्यू को बना रहे हैं वो सब के सब ओवल हैं, उन सब का काम एक जैसा है। मान लीजिए हो सकता है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, तो सबके सब सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधे सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और आधे सेल जो है वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, नहीं, उनका सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शन होगा। तो जब एक ही प्रकार के सेल से बन रहे हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब इनको और डिटेल में हमको पढ़ना है, तो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो अगला हेडिंग रहेगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 2 मिनट समय देंगे बेटा इसको रब करने के लिए। चल, तो अगला टॉपिक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो जैसे मैंने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से हैं, तो बेटा ये जो होते हैं ये सब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड वो सेल्स होते हैं ना जो डिवाइड कर करके और स्पेशलाइज्ड सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो फंक्शन है वो उतना अभी स्पेसिफिक नहीं है, वो उतना अभी स्पेशलाइज्ड नहीं है। ठीक है, और इनसे और स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं तो वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड सेल से एक मिनट बेटा, 1 मिनट देंगे, कॉल आ गया मेरा। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो हैं जिनसे और ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स बनेंगे, और अनडिफरेंशिएटेड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल्स के बनने की प्रक्रिया को बेटा डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल से मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएटेड मतलब और ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स के बनने की प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, मतलब इनके अंदर एबिलिटी है क्या करने की, डिवाइड करते रहने की। ठीक है, और अगर ये अपनी एबिलिटी को, डिवाइड करने वाली एबिलिटी को खो देते हैं तो बेटा फिर यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए,
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर फीचर पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में भी यही आ जाएंगे। मतलब मुख्य बात क्या है, विशेष लक्षण क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तो यही लक्षण है कि बेटा ये अनडिफरेंशिएटेड है, एक्टिवली डिवाइडिंग है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो लिविंग होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, लिविंग होंगे, डेड नहीं होंगे। ठीक है, और ये सेल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉलर इन साइज के होते हैं, जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है बेटा, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कि जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। मतलब कि सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मौजूद होता है, और इनका शेप जो होता है ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जैसे देखेंगे, जैसे यहां पर एक सेल्स हैं, ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा, ये देखिए सेल्स हैं, तो इन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, क्योंकि ये सेल्स कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये पॉइंट आपको एज ए डिफरेंस काम करेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू के बीच में। ठीक, तो ये लिविंग सेल्स हैं पहले तो, और ये जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, बाकी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इसके अलावा बेटा इनका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल इनके साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, प्लस इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस तो मौजूद होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो है वो इनके पास है ना, एक प्रॉपर न्यूक्लियस जो है इनके पास मौजूद होगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में कि ये विदाउट वैक्यूल होते हैं। ये सेल कैसे होते हैं, विदाउट वैक्यूल्स होते हैं, इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो आप मुझे बताइए कि वैक्यूल का काम क्या था। तो हाँ सर, वही वैक्यूल याद आ रहा है जिसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते थे, जो रिजिड हुआ करता था। रिजिड होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो है वो आपका स्टोरेज वगैरह का काम करता था, सैप वगैरह स्टोर कर लेता था। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही बात है, वही सारी बातें हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट मैंने कहा कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, और ऑलमोस्ट ये अप टू 90% ऑफ जो सेल का, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं, वो हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो सिंगल होता है, लार्ज होता है, और अप टू 90% जो स्पेस है प्लांट सेल का, वो वैक्यूल जो है वो कवर कर लेता है। लेकिन हर जगह नहीं, सारे प्लांट सेल में नहीं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाले में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उन सेल्स में वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। अब अगर रीजन पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप सोचिए थोड़ा, ऐसा क्यों होता है कि वैक्यूल जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नहीं पाए जाते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। पहला ये कि मैंने कहा वैक्यूल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं। और दूसरा है कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जिनको एक्टिवली डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर उन सेल्स के बीच में वैक्यूल मौजूद होंगे तो वैक्यूल जो होता है रिजिड होते हैं, तो सेल्स इजीली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा? जैसे अभी ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मैं इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करूं तो इसको डिवाइड करने में दिक्कत होगी। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसलिए यहां पर वैक्यूल जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इतनी बातें हो गई, चलेंगे आगे बढ़ते हैं फिर हम, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के हम टाइप देखते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप देखते हैं। तो पहली बात बेटा कि ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होंगे, प्लांट में होंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लांट में होंगे। और प्लांट में अगर होंगे, ठीक है, तो प्लांट में वो रीजन
द रीजन इन plants where these tissues, these meristematic tissues are found, या जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ऐसे सेल्स जिनके अंदर एबिलिटी है डिवाइड करने की, द रीजन इन प्लांट्स वेयर दिस एक्टिवली डिवाइडिंग cells are present are known as मेरिस्टम्स। ठीक है, तो प्लांट में वो रीजन जहां पर ये सेल्स पाए जाते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, उन रीजन को हम मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, और वो सेल्स किस रीजन में पाए जा रहे हैं, उसी रीजन के बेसिस पे जो है हम क्या करते हैं, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में बांट देते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मान लेते हैं कि अगर ये कोई प्लांट का सूट सिस्टम है, देखो प्लांट में 2 सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक सूट सिस्टम। एक जो जमीन के ऊपर होता है सूट सिस्टम कहलाता है, और प्लांट का वो भाग जो जमीन के नीचे होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। तो मान लेते हैं अगर ये प्लांट का कोई सूट सिस्टम है, तो इसके एपिकल पोर्शन पे, ठीक है, टिप वाले पोर्शन पे, यहां पर जो टिप पर जो सेल्स मौजूद होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, और प्लांट में जो साइड में, जो लेटरल यहां पर इस रीजन में जो टिश्यूज मौजूद होंगे, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होंगे, उन्हें हम कहेंगे बेटा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, और बेटा ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो नोड्स के बीच में मौजूद होंगे, मतलब कि इंटरनोड्स में। देखिए बेटा, प्लांट में होते हैं नोड्स। अब नोड्स क्या है, नोड्स बेटा प्लांट में वो रीजन होते हैं जहां पर लीफ जुड़े होते हैं, या फिर जहां से बड मतलब जो कली होती है ना, वो निकले होते हैं। तो नोड वो रीजन है जहां से या तो लीफ अटैच्ड होंगे, ठीक है, जहां पे नोड वो रीजन होता है स्टेम में, प्लांट के तने में नोड वो रीजन है जहां पर लीफ अटैच होंगे, या फिर उनसे बड निकले होंगे, कली निकले होगी। कली समझता हूं ना, हाँ वही जो हिंदी वाली मैडम पढ़ाती हैं कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, हाँ वही वाले। ठीक है, बताना कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक है, तो उस रीजन में जो है वो उस रीजन को हम नोड कहते हैं, जहां से बड निकला हो सकता है या फिर लीव्स जुड़े होते हैं। ठीक है, बड, कली, वही फिर जो फ्लावर या ब्रांचेस को बना सकते हैं। तो बेटा देखो, ये नोड हो गया, मान लो ये नोड हो गया। जैसे आपने अगर सुगर केन देखा हो, गन्ना देखा हो, सुगर केन, तो अगर आप सुगर केन देखते हैं तो उसमें जगह जगह में ऐसे गांठ जैसे पड़ा रहता है। ठीक है, जगह जगह में ऐसे गांठ जैसे पड़ा रहता है गन्ने के ऊपर। ठीक है, तो उस गांठ को, उस रीजन को हम कहते हैं नोड। तो एक नोड ये हुआ और एक नोड ये हुआ, और 2 नोड के बीच का ये जो रीजन है, 2 नोड के बीच का जो रीजन होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनोड। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो जो हमारा तीसरे टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो इसी इंटरनोड वाले रीजन में मौजूद होता है, मतलब 2 नोड के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, तो जो 2 नोड के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब बेटा सुनिएगा, इसी एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। इसी को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं, और इस लेटरल वाले को सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। इस लेटरल वाले को सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि पौधे के जीवन काल में शुरुआती दौर में ये दोनों बनते हैं, और ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है ये बाद में बनता है।
मतलब पौधे में जो थोड़ा सा रीजन मैच्योर हो जाता है, एक होता है जो एकदम शुरुआती होगा, है ना, बच्चा एकदम जैसा होगा पौधा का रीजन, ठीक है, और वो रीजन जब डिफरेंशिएट करके मतलब डिफरेंशिएट करने मतलब थोड़ा सा और जब ग्रो कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो उस रीजन में जो टिश्यू, तब जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो होते हैं, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो चूंकि पौधे के जीवन काल के दौरान शुरुआती दौर में ये दोनों बन रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसलिए इन दोनों को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। प्राइमरी जो एकदम प्राथमिक स्तर पे बन रहा है, और जो थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद पौधे में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू डेवलप होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी या लेटरल, ठीक है। तो अब यहां से समझिएगा कि जो लेटरल टिश्यूज हैं वो यहां पर साइड में मौजूद हैं और ये एक्टिवली डिवाइडिंग नेचर के हैं। तो जब ये लगातार यहाँ के सेल्स लगातार, लेट सपोज कि मेरा ये बॉडी है और यहाँ पर लेटरल साइड में कोई अगर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद है और ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा जो शरीर है वो साइड वाइज ऐसे ग्रो करेगा ना, ऐसे फैलने लगेगा, क्योंकि यहाँ सेल्स जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो वो ऐसे फिर ऐसे फैलने लगेगा मेरे साइड, समझ में आ रहा है। तो पौधों में जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं वो ऐसे जब सेल ग्रो करते हैं तो वो क्या करता है, पौधे का गर्थ विड्थ चौड़ाई, ठीक है, तो पौधे का गर्थ इंक्रीज करता है, पौधे का गर्थ इंक्रीज करता है। ये सवाल बनेगा बेटा कि पौधे के गर्थ को इंक्रीज करने के लिए कौन सा टिश्यू जो है जिम्मेदार है, तो वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक में भी कौन सा, तो लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम जिम्मेदार है, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं कि इस एपिकल पोर्शन टॉप वाली रीजन में है, तो यहां के सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो ये पौधे का हाइट इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम जो होता है बेटा, एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो पौधे का लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम, ठीक है, स्टेम या रूट, ठीक है, जरूर नहीं कि सिर्फ स्टेम के लिए हो बेटा, ये रूट के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है, ये रूट के भी टिप पर पाए जाते हैं और ये स्टेम के भी टिप पर पाए जाते हैं, और दोनों के ही लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आप एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट में पाए जाते हैं। डाइकॉट में जनरली जो है ये आपको इसके एग्जाम्पल देखने को कम ही मिलते हैं। ये कहां पाए जाएंगे, ये मोनोकॉट में पाए जाएंगे। मोनोकॉट पौधे जैसे ग्रासेस हो गए, सुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, बांस, गन्ना, घास, ठीक है, ऐसे मोनोकॉट जो होते हैं, ठीक है। अब मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट क्या है बेटा, ये सब आपको जब प्लांट किंगडम में थोड़ा सा और हम चलेंगे तब वहां पर डिस्कस हो पाएगा। फिलहाल आप समझिएगा इतना ही कि ये मोनोकॉट में मौजूद होते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी जैसे कि घासेस वगैरह, बम्बू वगैरह। देखिए ऐसा क्यों होता है ना कि अब ये करेंगे क्या, पहले ये समझ लेना। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करते हैं, तो बेटा ये भी लेंथ को ही इंक्रीज करते हैं, है ना, ये स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करने के, और स्टेम के लेंथ को कौन सा, वही इंटरनोड वाले। तो इंटरनोड के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरकैलरी मेरिस्टम जिम्मेदार है, जो कहां पाया जा रहा है, मोनोकॉट प्लांट जैसे कि ग्रासेस, बंबू और सुगर केन वगैरह। ग्रासेस घास जो है बेटा वो हर्बीवोर्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, जैसे आपका हिरण हो गया, ये बकरी हो गई, ये सब ये घासों को चर लेते हैं, तो फिर ये वापस से उग आते हैं, इसके लिए जिम्मेदार है बेटा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो इंटरनोड के बीच में मौजूद है मोनोकॉट के, जो कि रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और लगातार डिवाइड कर रहे हैं, जिससे जो है उनकी लेंथ वापस से ग्रो कर जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग का समस्या से निपटने के लिए कि भाई हार्बीवोर्स आए और उन्होंने क्या किया, चर गए, पूरा ग्रेजिंग कर डाली, तो वो जो लॉस्ट पार्ट है स्टेम का, उसको रीगेन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो अगर ये अप्लाइड क्वेश्चन बन जाए कि लॉस्ट पार्ट ऑफ मोनोकॉट में, लॉस्ट स्टेम पार्ट ऑफ मोनोकॉट को वापस से रीग्रो कराने के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिम्मेदार है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज समाप्त होने के बाद अब हम पहुंचते हैं परमानेंट टिश्यूज पे, ठीक है।
तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा परमानेंट टिश्यूज। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा बेटा परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक के फीचर याद हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग थे। तो वहीं जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दे आर दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज which have lost their ability to divide। तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनकी एबिलिटी डिवाइड करने की समाप्त हो चुकी है, ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक में क्या लिखा था, याद होगा आपको? तो मेरिस्टेमेटिक में हमने लिखा था कि वो लिविंग होते थे। तो परमानेंट ऐसे नहीं है कि सारे टिश्यू परमानेंट जो है डेड होंगे, दे कैन बी लिविंग और दे कैन बी डेड। तो जो यहाँ के सेल्स हैं वो कुछ लिविंग भी हो सकते हैं और कुछ डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल वॉल था बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वॉल होते हैं वो यूजुअली थिन होते हैं, पतले होते हैं। कहां पर? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। लेकिन जो सेल वॉल परमानेंट टिश्यूज में होते हैं वो काफी थिक होते हैं। और ऐसा नहीं कि सबके सब थिक होंगे, ये थिक एंड थिन दोनों हो सकते हैं। तो कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसे हैं जहां के सेल वॉल थिन है और कुछ परमानेंट टिश्यू ऐसे हैं जहां के सेल वॉल थिक हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बेटा, आपको एक पॉइंट और याद रखनी है कि वहां पर वैक्यूल एब्सेंट थे और यहां पर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो मौजूद होता है। वहां पर हमने पढ़ा था कि सेल्स जो होते थे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते थे। यहां पर सेल्स कॉम्पैक्टली भी अरेंज हो सकते हैं और यहां पर सेल्स जो है वो लूजली भी अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब यहां पर जो है वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, यहां पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकता है और मे नॉट बी प्रेजेंट हो सकता है। सबके एग्जांपल देखेंगे कहां पर कैसे होते हैं, सबका एग्जांपल देखेंगे अब। तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, बेटा अगर आपको हैंडराइटिंग न क्लियर हो रही हो तो मैं आपको पढ़ भी दे रहा हूं, साथ साथ वो सुनते रहें कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वो यहां पर प्रेजेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं। मतलब यहां पर कुछ ऐसे परमानेंट टिश्यूज आपको दिखेंगे जहां के सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब हम सीधे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन पे। परमानेंट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन पे तो कैसे क्लासिफाई किया था, याद है? हाँ, किस प्रकार के सेल हैं, सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनके ओरिजिन के बेसिस पे। तो अगर सेम टाइप के सेल्स हैं तो वो परमानेंट टिश्यूज कहलाएंगे कौन से? तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक रहेगा, परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या हो गए? दीज आर दोज परमानेंट टिश्यूज which are made up of only one type of cells। एक सेल से नहीं बना है, एक ही टाइप के सेल्स से बना है, ध्यान रखना। which are made up of only one types of cells which are structurally
structurally and functionally similar। तो जो स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज और इवन ओरिजिन वाइज भी जो सिमिलर होते हैं, और ऐसे एक ही प्रकार के सेल से बनने वाले जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब कुछ हम बातें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में भी सीखते हैं, कुछ हम बातें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में भी सीखते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा? तो एक आता है इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है पैरेनकाइमा, एक आता है जिसका नाम है कोलेनकाइमा, और एक आता है जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये वो 3 प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। ठीक है, तो किस बेसिस पे बांटा है बेटा? तो हमने इनको बांटा है कि सेल्स लिविंग है कि नॉन लिविंग है, सेल्स जो है उनके सेल वॉल थिक है कि थिन है। ठीक है, और उनके फंक्शन क्या है, इन सब अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को अलग अलग तरीके से बांट दिया है। जैसे पैरेनकाइमा देखेंगे बेटा, ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ये सेल बेटा जो होंगे वो लिविंग होते हैं। ये सेल कैसे होते हैं? ये सेल लिविंग होते हैं। कोलेनकाइमा वाले कैसे होते हैं? कोलेनकाइमा वाले भी सेल्स लिविंग होते हैं, लेकिन वो सेल्स जो स्क्लेरेनकाइमा वाले टिश्यू बना रहे हैं वो कैसे होते हैं? वो डेड होते हैं। बेटा यहाँ पर जो सेल वॉल हैं वो थिन सेल वॉल होता है, थिन सेल वॉल होता है, जबकि यहाँ के जो सेल वॉल हैं वो थिक होते हैं, और जो यहाँ के सेल वॉल हैं वो भी कैसे होते हैं? बहुत थिक होते हैं। ठीक है बेटा, जो पैरेनकाइमा में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, तो जो पैरेनकाइमा में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, यहाँ पर मॉलिकुलर नहीं, इंटर सेल्यूलर जो स्पेसेस हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होंगे, सेल्स के बीच में नहीं होंगे, और यहाँ पर भी इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर जो पैरेनकाइमा का सेल वॉल है वहाँ पर उसके सेल वॉल में बेटा किस चीज़ का डिपोजिशन पाया जाता है? तो इनके सेल वॉल में मुख्यतः सेल्यूलोज का डिपोजिशन पाया जाता है। इनमें किसका डिपोजिशन पाया जाता है? सेल्यूलोज का डिपोजिशन पाया जाता है, जबकि जो कोलेनकाइमा के सेल वॉल हैं यहाँ पर इनके सेल वॉल में किस चीज़ का बेटा? यहाँ पर सेल्यूलोज का भी डिपोजिशन होता है, यहाँ पर हेमी सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, और यहाँ पर पैक्टीन का भी, या फिर जिसे आप पैक्टोज कहते हो, ठीक है, पैक्टोज भी लिख सकते हो, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टोज, तो पैक्टोज का डिपोजिशन पाया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ का जो स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होता है, और इसमें लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। लिग्निन बेटा आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है। पॉलीमर समझते हैं ना, 8th क्लास में 2nd चैप्टर में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो पॉलीमर होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होते हैं। तो लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में, जो कि क्या जनरली जिनका काम होता है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट का होता है, तो वो काम करते हैं। बस इतना आपको जानना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ पैरेनकाइमा। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, तो पैरेनकाइमा का जो मेन फंक्शन होता है, वो स्टोरेज का होता है। ठीक है, स्टोरेज। सर क्या स्टोर कर सकते हैं? तो बेटा ये स्टोर कर सकते हैं, ये फूड भी स्टोर कर सकते हैं, और ये वेस्ट मटेरियल्स भी स्टोर करते हैं। तो प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जो बेकार चीजें बन रही हैं, जैसे कि रेजिन्स, टैनिन्स,
टैनिन्स, गम्स, ये सब जो है वो किस टिश्यू में मौजूद हो सकते हैं? वो पैरेन्काइमा में मौजूद होते हैं। ठीक है, रेजिन्स, टेनिन्स, गम्स, जैसे अगर आपने गम्स तो देखा ही है, पौधों से गम्स, और अगर कभी पौधे को कट कर दो तो उनसे कुछ लिक्विड जैसा बाहर निकलने लगता है, वो रेजिन्स होते हैं। तो ये वेस्ट मटेरियल होते हैं शरीर के, प्लांट शरीर के। तो वो सब कहाँ स्टोर किए जा सकते हैं? वो आपके पैरेन्काइमा में। और पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में भी है। सर एग्जांपल क्या है? पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो में ये जो पैरेन्काइमा होते हैं वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, कॉलेनकाइमा के अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर हम कॉलेनकाइमा के फंक्शन की बात करें, ठीक है, कॉलेनकाइमा के फंक्शन की बात करें तो इनका जो फंक्शन होता है बेटा, इनका जो फंक्शन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का होता है। इनका फंक्शन किस चीज का होता है? तो इनका फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का होता है। ठीक है, तो आप अगर देखते हैं कि तेज आंधियों में पौधे ऐसे मुड़ जाते हैं, बेंड कर जाते हैं। ठीक है, कि अगर बेंड जो नहीं करता है आंधी में, एक बड़ा फेमस सा कहावत है कि आंधी में बेटा कभी कभी जीवन में हमको थोड़ा बेंड भी होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बेंड नहीं होंगे तो जो अक्सर जो आंधियों में पेड़ एकदम सीधे खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इंसान को है ना झुकना भी आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं चैप्टर की। तो जो है कि पौधे जो हैं बेंड कर जाते हैं। ठीक है, तो पौधे को ये बेंड करने की जो एबिलिटी है, जो पौधे के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किस टिश्यू के कारण है? तो वो कॉलेनकाइमा के। तो कॉलेनकाइमा इनेबल्स द प्लांट्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग इट। ठीक है, तो बिना टूटे वो बेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम मतलब पूरा 360 डिग्री घुमा दिया और फिर भी ना टूटे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फिर भी ड्यूरेबिलिटी होती है उनकी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी और कहीं ना कहीं ये इस कारण से कहीं ना कहीं ये पौधे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वहीं हम फंक्शन की बात करें स्क्लेरेनकाइमा के, तो स्क्लेरेनकाइमा के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो जो स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन होता है बेटा, वो मुख्यतः मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं? स्क्लेरेनकाइमा जो ये प्रोटेक्शन, स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं? वो पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मुख्यतः, और वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। बेटा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि इनके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन है। तो लिग्निन के डिपोजिशन के वजह से ये जो होते हैं ये प्लांट के पार्ट को वाटर प्रूफ भी बनाते हैं। ये प्लांट के पार्ट को वाटर प्रूफ भी बनाते हैं, वाटर प्रूफ। ठीक है, तो लिग्निन के कारण पौधों के कुछ पार्ट जो हैं वो वाटर प्रूफ भी हो जाते हैं। समझ में आ रहा? अब बात कर लेते हैं रीजन की। तो अगर हम पैरेन्काइमा के रीजन की बात करें, तो पैरेन्काइमा वैसे तो पौधों में हर जगह ही मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू, लेकिन फिर भी इनका जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो पौधों में एक रीजन होता है कॉर्टेक्स, एक रीजन होता है पिथ, एक रीजन होता है वेस्कुलर बंडल, और एक रीजन होता है मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। तो मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, तो मीजोफिल्स ऑफ लीव्स में, वेस्कुलर बंडल में और कॉर्टेक्स और पिथ वाले रीजन में जो है वो पैरेन्काइमा बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, कॉर्टेक्स क्या होता है? ये एक्चुअली में पौधों में बाहर की तरफ, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे जो होता है, जैसे पौधों में बेटा एपिडर्मिस जो होता है ना, एपिडर्मिस मान लेते हैं ये एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या होता है? पौधों में ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। पौधों के सबसे बाहर में, पौधों का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर में, जो पौधे हैं सबसे बाहर में एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पौधों में, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे जो रीजन होते हैं, ठीक है, उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है,
उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये हायर क्लासेस में ही समझ में आएगा, ठीक है। कॉर्टेक्स कहते हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे होता है। तो जनरली जो पैरेन्काइमा है वो प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे ही पाए जाते हैं, कॉर्टिकल रीजन में ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा लीव्स में मीजोफिल सेल्स हैं, जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे कि लीव्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो वहाँ पर पैरेन्काइमा ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉलेनकाइमा की बात करें तो कॉलेनकाइमा जो है ये भी बेटा एपिडर्मिस के नीचे ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। और किसके एपिडर्मिस के, तो बेटा कॉलेनकाइमा जो होता है ये बिलो एपिडर्मिस पाए जाएंगे, बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड इन पेटियोल ऑफ लीव्स के पेटियोल में। बेटा आपने पत्ते देखे हैं, पत्ते, ठीक है, लीव्स देखा होगा। और लीव्स में आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्टेम से जुड़ा रहता है, स्टेम से एक ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर पत्ते का, ये कहलाता है पेटियोल। ये क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाता है, ठीक है। तो इस पेटियोल में, ठीक है, अब देखो वो हवाएं जब चलती हैं तो पत्ते ऐसे लहराते हैं, लहरा कैसे सकते हैं, क्योंकि बेंड कर पा रहे हैं। और बेंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण है, कॉलेनकाइमा के कारण। तो लीफ के पेटियोल में पाए जाते हैं। और एपिडर्मिस के नीचे, तो एपिडर्मिस के नीचे वाले रीजन को बेटा हाइपोडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। सर कॉर्टेक्स कहा था एक बार, तो मैं ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड वैसे होने वाला है, आप समझ लीजिएगा कि एपिडर्मिस के ही नीचे कॉर्टेक्स है और एपिडर्मिस के नीचे ही हाइपोडर्मिस है। आप फिलहाल 9th लेवल तक ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन होता है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो इस हाइपोडर्मिस में स्टेम के, ये सवाल बनता है बेटा कि स्टेम के हाइपोडर्मिस में मतलब एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो स्टेम के हाइपोडर्मिस में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉलेनकाइमा पाए जाते हैं। स्टेम के हाइपोडर्मिस में कौन पाया जाता है, कॉलेनकाइमा पाया जाता है। तो कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस का ये या फिर हाइपोडर्मिस का ये एक ही बात है। और पेटियोल ऑफ लीफ, ये जो लीफ का पेटियोल है उसमें पाया जाता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा को थोड़ा सा अभी पर्टिकुलर हमको समझना पड़ेगा, और तो उसके लिए इसको रिप करना पड़ेगा। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट नोट कर लेंगे। तो हमने अभी पढ़ लिया है कि पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, कॉलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अब हम अगले ये इसको रब करने के बाद नोट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रब कर रहा हूँ। 2 मिनट समय देंगे बेटा, रब करने के लिए 2 मिनट समय देंगे। समझिएगा, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा वो शेप के बेसिस पे, ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। शेप के बेसिस पे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स और फाइबर्स ये दोनों ही स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, ठीक है। जिसमें से फाइबर्स कैसे होते हैं, तो जो बेटा जो फाइबर्स होते हैं ये इलोंगेटेड पॉइंटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड पॉइंटेड टिश्यूज होते हैं, जबकि स्क्लेराइड्स जो हैं ये स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। विथ नैरो ल्यूमेन का मतलब होता है बेटा कैविटी। तो इन टिश्यूज में बहुत ही छोटी सी कैविटी मौजूद होती है, ठीक है। किसमें, स्क्लेराइड्स में। और स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो
ग्रीटी नेचर के होते हैं। ये जो टिश्यूज होते हैं मतलब कि स्क्लेराइड्स जो सेल्स हैं, स्क्लेराइड्स के जो सेल्स हैं वो ग्रीटी नेचर के होते हैं। ग्रीटी नेचर का मतलब होता है किरकिरा, ठीक है, किरकिरा। और फाइबर्स कैसे होते हैं, तो ये इलोंगेटेड पॉइंटेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये शेप के बेसिस पे। तो अगर शेप ऐसा है तो इसको हम, अगर शेप ऐसा है तो हम ऐसे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को फाइबर कहते हैं, और अगर शेप ऐसा है तो ऐसे को हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, ठीक है। बेटा सुनिएगा, स्क्लेरिड्स ही वो रीजन है, स्क्लेरिड्स ही वो रीजन है जिसके कारण, ये वही कारण है जिसके कारण जो पियर होता है, पियर, नाशपाती। तो अगर आपने कभी नाशपाती खाया हो तो नाशपाती जब हम खाते हैं तो दांतों में कुछ किरकिरा सा हमको लगता है, ठीक है। तो जिन्होंने नाशपाती खाया होगा या जिन्होंने चीकू भी खाया होगा, जिसे सैपोटा कहते हैं, सैपोटा का मतलब चीकू होता है, ठीक है, या फिर जो गवावा होता है, गवावा अमरूद जो होता है, तो इनका जो फ्रूट पल्प होता है, ठीक है, वो बेटा वो ग्रीटी होता है, ठीक है, मतलब कि इनको खाने पर थोड़ा किरकिरा लगता है दांतों में, समझ में आ रहा। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण स्क्लेराइड्स हैं। तो स्क्लेराइड्स इस प्रकार से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रूट पल्प, जो फलों का खाने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम पल्प कहते हैं। तो फ्रूट पल्प ऑफ गवावा, फ्रूट पल्प ऑफ पियर और फ्रूट पल्प ऑफ सपोटा मतलब चीकू, यहाँ पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रूट वॉल में भी पाए जाते हैं। लेकिन फ्रूट वॉल किसके, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जैसे कि वॉलनट वगैरह, अखरोट वगैरह, ठीक है, तो उनके फ्रूट वॉल में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो लेगुमिनस सीड है उनके सीड कोट में भी पाए जाते हैं। तो अगर आपको इतने एग्जाम्पल नहीं याद करने हैं तो क्लास 9th लेवल पे आपको ये 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि फ्रूट पल्प ऑफ गवावा एंड फ्रूट पल्प ऑफ पियर में कौन सा टिश्यू मौजूद होता है, तो वो स्क्लेराइड मौजूद होते हैं जो ग्रिटी नेचर के होते हैं, ठीक है। बेटा जो फ्लैक्स होते हैं, फ्लैक्स या फिर जो जूट होते हैं, जूट, इनमें स्क्लेरेनकाइमा ही मौजूद होता है। और स्क्लेरेनकाइमा भी कौन सा, तो स्क्लेरेनकाइमा में फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्लैक्स में, जूट में, ठीक है, ये फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक। और फ्रूट पल्प ऑफ गवावा और पियर में क्या पाए जाते हैं, स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इतना जब अब हो गया तो एक और सवाल बनता है बेटा, एक सवाल बनता है स्क्लेरेनकाइमा से, स्क्लेरेनकाइमा से एक सवाल बनता है कि कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क, अगर आपने नारियल देखा होगा तो नारियल के ऊपर वो जो रेसे होते हैं जिन्हें हम पकड़ के छील देते हैं, ठीक है, तो जो रेसे हम जो छील देते हैं नारियल के ऊपर उसे हस्क कहते हैं। तो जो कोकोनट हस्क होता है, उस कोकोनट हस्क वो किसका बना होता है, ये सवाल बनता है। द कोकोनट हस्क इज मेड अप ऑफ, तो आंसर लिखते हैं बेटा कि द कोकोनट हस्क इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा में भी कौन सा, तो वो फाइब्रस होते हैं, यानी स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के बने होते हैं, कोकोनट हस्क, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अलावा एक दो बातें याद रखिएगा, मैंने जो कहा है ऑलरेडी इंटरसेलुलर स्पेसेस से संबंधित, कि पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, और ना ही आपको स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि बेटा जो कॉलेनकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हाइपोडर्मिस, स्टेम के हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। याद है फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बताया मैंने, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं बेटा वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इसके सेल होते हैं, ठीक है, कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, चूँकि कि यहाँ पर क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस तो होते नहीं हैं, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा वैसे, ठीक है, ऐसे। और ये उनका सेल वॉल हो गया, ये सेल वॉल, अगर एक सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वॉल बता दिया, ठीक है।
तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं वो कॉर्नर्स पे इर्रेगुलर मैनर में थिक होते हैं, ठीक है। तो जो कॉलेनकाइमा के जो सेल्स हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स आर इर्रेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो इसमें के सेल्स क्या हैं? सेल्स आर irregularly thickened at the corners, ठीक है। कॉर्नर्स पे ये जो होते हैं वो इरेगुलर मैनर में थिक होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है एक और कॉलेनकाइमा के बारे में। और बेटा दो बातें हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यूज के बारे में कि बेटा वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब क्लोरोफिल आपको पता है, सेल चैप्टर पढ़ लिया। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बेटा, ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, आप पढ़ चुके हैं क्लोरोफिल। तो ऐसा पैरेनकाइमा जिसके पास क्या है, जिनके सेल्स में क्या है, क्लोरोफिल है, तो ऐसे पैरेनकाइमा को हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। तो बेटा क्लोरेनकाइमा इज अ काइंड ऑफ पैरेनकाइमा और ये कॉलेनकाइमा है, दोनों में आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। तो ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे पैरेनकाइमा को कहते हैं क्लोरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो बेटा पैरेनकाइमा को ओवरऑल फंक्शन तो स्टोरेज का है ही, लेकिन अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो स्टोरेज के साथ साथ ये एक और काम करता है, और वो काम कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो क्लोरेनकाइमा जो है वो फोटोसिंथेसिस से इन्वॉल्व होते हैं। अब ऐसा पैरेनकाइमा, ठीक है, ऐसा पैरेनकाइमेटस टिश्यू जिनके बीच में लार्ज एयर कैविटीज मौजूद हो। तो ऐसा पैरेनकाइमा जिनके बीच में लार्ज एयर कैविटीज मौजूद हैं, बड़े बड़े एयर कैविटीज हैं, ठीक है। तो ऐसे पैरेनकाइमा को कहते हैं एरेनकाइमा। ऐसे पैरेनकाइमा को कहते हैं एरेनकाइमा, AEREN, एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्या है? ये भी अ काइंड ऑफ पैरेनकाइमा ही है, ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें लार्ज एयर कैविटीज हैं। तो एरेनकाइमा आर द टिश्यूज हैविंग लार्ज एयर कैविटीज। एरेनकाइमा आर द टिश्यूज हैविंग लार्ज एयर कैविटीज, और इन एरेनकाइमा आर द टिश्यूज हैविंग लार्ज एयर कैविटीज इन एक्वेटिक प्लांट्स। और ये कहाँ देखने को मिलता है? लार्ज एयर कैविटीज यूजुअली कहाँ देखने को मिलता है? एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स को बेटा, एक्वेटिक प्लांट्स को किसी किताबों में हाइड्रोफाइट्स भी लिखा हो सकता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फाइट जो है वो प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी में पाए जाने वाले पौधे जिन्हें हम एक्वेटिक प्लांट जनरली कहते हैं। तो एरेनकाइमा आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू, या इट इज अ काइंड ऑफ पैरेनकाइमा हैविंग लार्ज एयर कैविटीज इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट जैसे एक आध एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर हायासिंथ, जिसे आप जलकुंभी कहते हैं। तो वाटर हायासिंथ ये बेटा एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी में पाया जाने वाला प्लांट है, जलकुंभी आपने देखा होगा। और इसके अलावा एक और नाम लिख लेंगे हाइड्रिला। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है बेटा वो एक्वेटिक प्लांट है, मतलब कि ये एक प्रकार के हाइड्रोफाइट्स हैं, ये दोनों हाइड्रोफाइट्स हैं। और इनमें क्या पाया जाता है बेटा? इनमें पाए जाते हैं लार्ज एयर कैविटीज, मतलब कि इन प्लांट में पाया जाता है कौन सा टिश्यू? एरेनकाइमेटस टिश्यू। और ये एक्वेटिक प्लांट में करते क्या हैं? तो एक्वेटिक प्लांट में ये करते क्या हैं? तो ये लार्ज एयर कैविटीज जो है वो इन प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि पानी में फ्लोट करने में मदद करते हैं,
और इन लार्ज एयर कैविटीज के कारण इन हाइड्रोफाइट्स में गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसेस का आदान प्रदान जो है, वो गैसियस एक्सचेंज बहुत ही प्रॉपरली हो पाता है, बहुत ही एफिशिएंटली, बेहतरीन तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ पॉइंट थे। मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके के सवाल और सारे पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा फिर भी मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहें। ठीक है, और इनकेस कोई पॉइंट अगर छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये पॉइंट छूट गया, समझ नहीं आया, तो हम उसको भी अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा। प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।